प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। डिजी सक्षम कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है तथा इसका उद्देश्य युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान कर उनकी रोजगार क्षमता का विकास करना है। सही कथन क्या होगा? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। ऑप्शन बी इसका आंसर करेक्ट है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ डिजिटल कौशल कार्यक्रम डिजी सक्षम का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान कर उनकी रोजगार क्षमता का विकास करना है। इस पहल को ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्र के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए पहले से संचालित कार्यक्रमों के विस्तार के रूप में प्रारंभ किया गया है। इसके तहत वंचित समुदायों से संबंधित अर्ध शहरी क्षेत्रों के रोजगार इच्छुक युवाओं को प्राथमिकता दी गई है। इस कार्यक्रम के तहत पहले वर्ष में 3 लाख से अधिक युवाओं को बुनियादी कौशल के साथ एडवांस कंप्यूटरिंग तथा डिजिटल कौशल प्रशिक्षण मुफ्त प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार कथन 1 गलत है जबकि कथन 2 सही है, अतः विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वेडेल सागर भाग है दक्षिण महासागर का, आर्कटिक महासागर का, प्रशांत महासागर का, अटलांटिक महासागर का। सही उत्तर है दक्षिण महासागर का, यानी कि वेडेल सागर दक्षिण महासागर का भाग है। व्याख्या से इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। अक्टूबर 2021 में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में भारत ने अंटार्कटिक के पर्यावरण का संरक्षण करने तथा पूर्वी अंटार्कटिक एवं वेडेल सागर को समुद्री संरक्षित क्षेत्र घोषित करने के लिए यूरोपीय संघ के एक प्रस्ताव का समर्थन किया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार दोनों प्रस्तावित एमपीए अवैध मत्स्यन को रोकने के लिए आवश्यक है। वेडेल सागर दक्षिण महासागर का भाग है जिसमें वेडेल गायरे भी शामिल है। इसकी भूमि सीमाओं को अंटार्कटिक के प्रायद्वीप तटों से बनी खाड़ी तथा कोटलैंड के रूप में परिभाषित किया गया है और इसीलिए विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। तीसरे प्रश्न को देखिए। विदेशी अंशदान अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। व्यक्तिगत उपहारों के अतिरिक्त विदेशी स्रोतों से प्राप्त वस्तुओं, मुद्राओं तथा प्रतिभूतियों को विदेशी अंशदान के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसका कार्यान्वयन वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह अधिनियम लोक सेवकों को विदेशी योगदान प्राप्त करने से रोकता है। केवल 1 और 3, केवल 1 और 2, केवल 3, उपयुक्त सभी। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए। विदेशी अंशदान अधिनियम को वर्ष 1976 में लागू किया गया था, जिसे वर्ष 2010 में संशोधित किया गया। व्यक्तिगत रूप से प्राप्त उपहारों के अतिरिक्त विदेशी स्रोतों से प्राप्त वस्तु, मुद्रा, प्रतिभूतियों को विदेशी अंशदान के अंतर्गत शामिल किया जाता है। भारत में संगठनों के विदेशी वित्त पोषण को इस अधिनियम के तहत विनियमित किया जाता है, जिसका कार्यान्वयन गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस अधिनियम के तहत ये सुनिश्चित किया जाता है कि विदेशी योगदान का उपयोग उसी उद्देश्य से किया जाए जिसके लिए इसे प्राप्त किया गया है। इस अधिनियम के तहत संगठनों को प्रत्येक 5 वर्ष में खुद को पंजीकृत व नवीनीकृत करने की आवश्यकता होती है। यह लोक सेवकों को विदेशी योगदान प्राप्त करने से रोकता है। यह अधिनियम विदेशी योगदान प्राप्त करने वाले संगठन के सभी पदाधिकारियों, निदेशकों या प्रमुख पदाधिकारियों के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार संख्या को अनिवार्य बनाता है। इस अधिनियम के अनुसार विदेशी अंशदान प्राप्तकर्ता एफसीआरए खाते के रूप में भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली की निर्दिष्ट शाखाओं में ही विदेशी अंशदान प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार कथन 1 और 3 सही है जबकि कथन 2 गलत है और विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। चौथे प्रश्न को देखिए। अंटार्कटिक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, नॉर्वे, चीन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका इसके मूल हस्ताक्षरकर्ता देशों में शामिल थे। भारत इस संधि के हस्ताक्षरकर्ता देशों में शामिल नहीं है। इसका उद्देश्य अंटार्कटिक महाद्वीप के विसैन्यीकृत क्षेत्र बनाना तथा केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संरक्षित करना है।
केवल 1 और 3, केवल 3, केवल 1 और 2, उपयुक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन बी। अंटार्कटिक महाद्वीप को विसैन्यीकृत क्षेत्र बनाने तथा केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संरक्षित करने के लिए 1 दिसंबर 1959 को वाशिंगटन में 12 देशों के मध्य अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके मूल हस्ताक्षरकर्ता देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ यूके तथा संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे। भारतवर्ष 1983 में इस संधि का सदस्य बना। इस संधि के तहत किए गए प्रावधानों में वैज्ञानिक अनुसंधान की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, महाद्वीप का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाना तथा सैन्य गतिविधियों, परमाणु परीक्षणों तथा रेडियोधर्मी कचरे के निपटान का निषेध शामिल है। इस प्रकार कथन 1 और 3 सही नहीं थे, जबकि कथन 3 सही था और इसीलिए इसका सही उत्तर क्या था? ऑप्शन बी। अंतिम प्रश्न को देखें। लखीमपुर खीरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन का चयन कीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। इस जिले में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। राज्य का यह जिला नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1, उपयुक्त सभी। सही उत्तर है उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी। लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में सबसे बड़ा है। राज्य के कृषि सकल घरेलू उत्पाद में इसका सर्वाधिक योगदान है। राज्य में सर्वाधिक सिख आबादी लखीमपुर खीरी में निवास करती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल सिख आबादी में से 15% इसी जिले में पाई जाती है। राज्य के मध्य भाग में 7,680 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत यह जिला नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। यह लखनऊ प्रशासनिक प्रभाग के अंतर्गत आता है। यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में अवस्थित है। इस प्रकार उपयुक्त सभी कथन ठीक थे, यानी कि ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर था।